पहले तो मैं आरके टीवी के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं एडवोकेट अमित गर्ग और मेरे फिरोजाबाद के लगभग न्यूज चैनल देखने वाले सभी हमारी जनता जानती है कि पिछले 6 वर्षों में जो चिटफंड कंपनियां चलती थी, जैसे मैं पीएसीएल की बात करूं, जीसीए की बात करूं, साईं प्रसाद की बात करूं, कल्पतरू की बात करूं, सहारा की बात करूं या संकल्प की बात करूं, जिले से लेकर अन्य राज्यों तक ये कंपनियां फैली हुई थी और इसमें से जो बड़ी कंपनियां थी वह अन्य राज्यों में भी फैली हुई थी। हम लोगों ने 2014 के बाद, मैं पीएसएल की बात करूंगा क्योंकि मैं पीएसएल से जुड़ा हुआ हूं, पीड़ित भी हूं और उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता भी था और फिर धीरे धीरे से लड़ाई का अग्रिम एक सिपाही बना। सिपाही इसलिए बना क्योंकि ये मेरे मान सम्मान का प्रश्न था कि जो कंपनी भारत सरकार से अनुमति लेकर, भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन कराकर और 1983 से चल रही थी, 1983 से चल रही थी, वह कंपनी अचानक से 20-25 वर्ष चलने के बाद 2014 में भारत के सत्ता परिवर्तन के बाद एकदम से गलत हो जाती है। तो सबसे बड़ी अचंभे की बात तो यही है कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इंक्वायरी के 22 अगस्त 2014 को, यानी कि मोदी जी की सरकार सत्ता में आने के बाद, पीएसीएल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। एक ऐसी कंपनी को जिसमें पूरे भारतवर्ष में लगभग 70 लाख कार्यकर्ता, एजेंट अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, अपने परिवार को पाल रहे थे, क्योंकि इस देश में रोजगार है ही नहीं। तो ऐसी कंपनियों में जिनको रोजगार दिया वह गुनहगार बन गए। वो गुनहगार बन गए उन लोगों से जो उनके रिश्तेदार थे, उन लोगों के गुनहगार बन गए जो उनके पड़ोसी थे, उनके मित्र थे, और एक ऐसे गुनहगार बन गए कि जिनके तीज, त्योहार, शादी, विवाह सब छूट गए। कई लोग बदनामी के डर से, पैसा न देने पाने की वजह से अपने घर को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। एक ऐसा दर्द जिस पर इस भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की आत्मा नहीं चेतेगी, कभी नहीं चेतेगी। ये कंपनियां आखिर बंद क्यों हैं? मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं कि 20-25 साल से चलने वाली कंपनियां जो चल रही थी और एकदम से कंपनियों को मुजरिम बना दिया गया और कंपनी में काम करने वालों भी मुजरिम बन गए। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार के आते, यानी शासन में बैठते ही, यानी कि आप सरकार में आए 2014 में और आपको यह मालूम पड़ गया कि पीएसीएल का पूरा बिजनेस जो वो कार्य कर रही है वो गलत है। सहारा सुब्रतो राय, एक जानी मानी इस भारत की हस्ती, जिसका कि सहारा समय न्यूज़पेपर, सहारा के नाम से न्यूज चैनल, सहारा के नाम से स्पोर्ट सिटी और सहारा के लोग एक अनुशासित रूप में काम करते थे, वो सब ऐसे लगने लगे कि इस देश में न जाने कितना बड़ा देशद्रोह कर दिया सहारा ने, कि सहारा के एजेंटों को दर दर भटकना पड़ा, सहारा के निवेशकों को। तो ये हुआ क्या? तो मेरा सीधा सा आरोप है कि इस सबके पीछे मोदी जी, भारत की सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीयत जिम्मेदार है इन सबको बर्बाद करने में, इन कंपनियों को तबाह करने में, इनके एजेंटों को सड़क पर लाने में, और इन गरीबों का, जो भारत के नागरिक है, जो हमारे हर दल वर्ग से आते हैं, ना तो वो हिंदू ही है, ना वो मुस्लिम है, ना वो दलित है, ना वो सिख है, ईसाई है, वो इस भारत के नागरिक है और वो ऐसे समाज से आते हैं जो अपना रोज पैसा बचा बचा कर, पेट काट काट कर अपने बच्ची की शादियों के लिए, अपने बेटों के भविष्य के लिए पैसा जमा करते थे। आज वो लोग दर दर भटक रहे हैं और उनको पैसे की कोई उम्मीद नहीं है कि ये सरकार उनका पैसा दिलवा पाएगी। जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार ने आज तक क्या क्या प्रयास किए?
कहने को तो इस देश में बहुत से कानून हैं, हकीकत में अगर मैं एक सामान्य बात करूं कि अपराधों को रोकने के लिए बहुत सी धाराएं बनाई गई हैं, थाने पुलिस खोले गए हैं, लेकिन अगर मैं वाकई में बात करूं, क्या वो थाने ईमानदारी से अपराधों को रोकने में सक्षम है? क्या वो हमारे, चाहे वो किसी भी जिले के एसपी साहब हो, चाहे वो एसएचओ हो, वाकई में मुजरिमों को पकड़ने में सक्षम है किसी भी एफआईआर पर, या मुजरिमों के हित में काम किया जाता है? ऐसे ही अगर मैं निवेशकों की बात करूं तो एक कानून बहुत पहले बना दिया गया था, जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, और उसके बाद से हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक और कानून बनाया 2018 में, जो कि विधेयक पास हुआ 2019 में, जिसको बोलते हैं बट्स एक्ट 2019, जिसका अर्थ है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। इसका हिंदी में अर्थ है अविनियमित निक्षेप पाबंदी कानून, यानी कि कोई भी व्यक्ति गलत निवेश नहीं कर सकता। वह कानून बन गया, और आज मैं देखता हूं कई अखबारों की कटिंग्स आती है मेरे पास, व्हाट्सएप पे आते हैं कि भारत सरकार ने समस्त जिला अधिकारियों को नोडल अधिकारी, अपर जिला अधिकारी बना दिए गए हैं, तहसीलदारों को, जो निवेशक हैं जिस जिले के, उनसे कागज जमा करवाए जा रहे हैं। कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया है कि जो निवेशक कागज जमा करेंगे उनको धन कौन देगा, किसको पावर है और कहां से देगा। तो मेरा सीधा सा प्रश्न, कानून है, बट्स एक्ट 2019 बना दिया गया, लेकिन कौन पैसा देगा, कहां से देगा, ये नहीं पता। मैं पीएसएल की बात करता हूं, बहुत संक्षेप में आता हूं कि 2014 को कंपनी बंद हुई, वर्ष 22 अगस्त 2014 को। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, माननीय पूर्व न्यायाधीश राजेंद्रमल लोढ़ा जी की कमेटी का गठन किया, और उसमें आदेश में लिख दिया कि जितने भी पीएसएल के निवेशक हैं जिन्होंने अपना धन निवेश किया है पीएसएल की संपत्ति को खरीदने में, जल्द से जल्द उस संपत्ति को बेचकर समस्त निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। और मैं आपको संख्या बता देता हूं, ये संख्या है 5,85,00,000 पीएसएल की, और जो पैसा देना है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, वो है 50,000 करोड़। शायद हम अगर लिखने आए तो 50,000 करोड़ हम लिख भी नहीं पाएंगे, इतनी जीरो लगेंगी, शायद मैं भी नहीं लगा पाऊंगा। तो 50,000 करोड़ रुपया 2016 से, पहली बार सरकार बनने के बाद दूसरी बार 2019 में मोदी जी की सरकार बन गई, और आज भी वह निवेशक इंतजार कर रहे हैं कि कब सेबी उनका पैसा लौटाएगी। केवल अभी तक 2,500 रुपए के, 5,000 रुपए के और 10,000 रुपए तक के चंद, पूरे हिंदुस्तान से मात्र चंद लोगों को ही कुछ अंश मिला है उनका, और 50,000 करोड़ रुपए की रकम कब तक 5 करोड़ को मिल पाएगी, कुछ नहीं कह सकते। माननीय कोर्ट के माध्यम से कोई ऐसा रास्ता है जो निवेशकों को उनका पैसा मिल सके? देखिए, कहा जाता है वैसे तो कि कानून में सब बराबर आते हैं, चाहे वह राजा हो चाहे वह फकीर हो, और सबको समान अधिकार है। लेकिन मैं व्यवहारिक रूप से बात करूं, प्रैक्टिकली में, क्या यह सच है कि राजा के लिए और फकीर के लिए कानून एक बराबर है? जो उस कुर्सी पर बैठे हैं, जिसके पास में पैसा है, वह तो कानून को खरीद सकता है, अपने लिए न्याय मान सकता है, लेकिन वो गरीब निवेशक, वह गरीब एजेंट जो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन वकीलों की फीस पर कहां से, क्योंकि ये मामले इतने बड़े होते हैं कि जिला लेवल पर इनमें कोई सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि सारे 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ से ऊपर के मामले होते हैं। चाहे मैं सहारा की बात करूं, 25,000 करोड़ का मामला है, पल्स की बात करूं 50,000 करोड़ का मामला है, कल तरु की बात करूं तो कम से कम 250 करोड़ का मामला है। तो जब इतने बड़े मामले होते हैं, वो जिला लेवल पर डीजे डिस्ट्रिक्ट जज के यहां तो नहीं हो सकता उनका, और ना हाई कोर्ट में हो सकता, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं, नहीं जाने कितने राज्यों। तो बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वह निवेशक और वह एजेंट इतने नहीं मजबूत हो पाते अपना वकील करके अपने लिए रास्ता चुन सके। दूसरा कारण यह है कि जो सेबी या जो कंपनी होती है, उनके पास वकीलों की इतनी लंबी फौज होती है और इतने बड़े बड़े नाम होते हैं। और मैं पल्स की बात करूं तो पल्स में जो सेबी के वकील है कपिल सिब्बल साहब, बहुत बड़े वकील है,
मनु सिंघवी साहब, ऐसे ऐसे नाम है कि यदि हम किसी वकील को खड़ा भी करें तो शायद उनके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहना सब कुछ है, किताबों में सब लिखा है, लेकिन हकीकत में सब व्यर्थ है। क्या उम्मीद की है, क्या इन फिरोजकों को उनका पैसा मिल पाएगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी विश्वास पर चल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और वह इस नफरती राजनीतिक से बाहर निकलकर जो वाकई में मुद्दे इस देश में है, चाहे वह चिटफंड के मुद्दे हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वह किसानों का मुद्दा हो, और चाहे इस देश के जो अरबपति है, जो उनके मित्रवर हैं, जिनको उन्होंने फर्श से उठाकर और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, आज जिनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, इन सब चीजों से निकलकर हकीकत मुद्दों पर बात करें। क्योंकि जैसे कई लोग भाग गए इस देश से, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, तो ये भागे क्यों? बिना सरपरस्ती के नहीं भाग सकते हैं। और सरकार चाहे, कहते हैं ना, पुलिस चाहे तो अगर एक चप्पल भी कोई चुरा ले तो उसको भी ढूंढ निकालती है। पुलिस को एक एक घर का पता होता है कि कहां पर जेब कतरा छुपा है और कहां पर मुजरिम छुपा है। तो सब उनकी आंखों के सामने है और निवेशकों की इतनी बड़ी हस्ती नहीं कि वे उन मालिकों के खिलाफ, संचालकों के खिलाफ आवाज उठा सके और न्याय पे केवल विनती कर सकते हैं तो केवल अपनी सरकार से, जिन्होंने उनको वोट दिया है और इस उम्मीद में दिया है कि इस घर का कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक भूखा न सोए, बेरोजगार न रहे और आत्महत्या न करे। न जाने कितनी कंपनी के कितने लोगों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया। आज भी एक अखबार में आया कि सारा के एक एजेंट ने जवाब दे दे के थक गया और उसने फांसी लगा ली। ये बहुत ही दुखदायक है। न जाने कितने सांसदों ने आवाज उठाई। हमारे आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद संजय भैया ने आवाज उठाई, भगवंत मान ने आवाज उठाई, न जाने कितने लोगों ने। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। पूरी तरह से तानाशाही का माहौल है इस सरकार पर और मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में रहते हुए निवेशकों को पैसा मिल जाए। अगर पैसा मिल जाता है इस सरकार में रहते हुए तो शायद इससे अच्छी सरकार नहीं होगी, और नहीं मिलता है तो इससे बुरी सरकार नहीं होगी। निवेशकों से बस मैं यही कहूंगा कि ऊपर वाले पे भरोसा रखें। पैसा इसी देश में है, कहीं नहीं गया आपका। कोई कंपनी चोर नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को कहता हूं, चाहे वो सहारा कंपनी हो, चाहे वो PSEL हो। मैं सभी कंपनियों की नहीं बात करूंगा, लेकिन हाँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन इन कंपनियों को वाकई में चोर बना दिया गया, बेईमान बना दिया गया। उन एजेंटों के माथे पर लिख दिया गया कि आपने इनका पैसा खाया। लेकिन उम्मीद करना, यदि आप अपने एजेंट का साथ देंगे तो आपका पैसा एक दिन जरूर मिलेगा। और कोई भी लड़ाई, कोई भी आंदोलन होता है तो आप अपने एजेंट का और उन संगठनों का साथ दें तो आपका पैसा अवश्य मिलेगा। कानून की किताब में लिखा है कि देर है अंधेर नहीं है, तो पैसा तो जरूर मिलेगा। और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575।